अब से 100 साल पहले एक महामारी फैली जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू, जिसे इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक ऑफ 1918 भी कहा जाता है। इस बीमारी ने उस वक्त की 1/3 पॉपुलेशन को मौत के घाट उतार दिया। रिसर्चर्स की माने तो लगभग 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ लोगों की मौत हो गई इसी महामारी की वजह से, जिनमें बच्चे, बूढ़े और हेल्दी जवान लोग भी शामिल थे। इस बीमारी का जो टाइम पीरियड बताया जाता है वो जनवरी 1918 से लेकर दिसंबर 1920 तक का बताया जाता है। 2 साल इस बीमारी का प्रकोप इसी तरह बना रहा और यह बीमारी फैली थी एक वायरस की वजह से जिसका नाम था H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस। जी हाँ, ये वही वायरस है जिससे स्वाइन फ्लू होता है, लेकिन ये एक अलग स्ट्रेन था जिससे स्पेनिश फ्लू फैला था। उस वक्त की लगभग 27% पॉपुलेशन इससे अफेक्ट हुई थी, जिसका आंकड़ा अगर हम लगाएं तो लगभग 1.8 से लेकर 1.9 बिलियन लोगों को इसने अफेक्ट किया था। इस वायरस की शुरुआत हुई थी अमेरिकन मिडवेस्ट से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान, जो एक ट्रेंच वार था। गड्ढों में सैनिक को रहना पड़ता था जिसमें कि कीचड़ और पानी और गंदगी, अनहाइजेनिक कंडीशंस होती थी। सारा दिन सैनिकों को इसी गंदगी में रहना पड़ता था और वहीं से ये H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस फैला था। तो वहाँ से फैलने के बाद यह वायरस इन सैनिकों के साथ पूरी दुनिया में फैल गया जब ये वापस अपने घर लौटे। ये लड़ाई जो थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ये फ्रांस और जर्मन एम्पायर के बीच में थी। लेकिन इस बीमारी का नाम स्पेनिश फ्लू क्यों दिया गया? क्योंकि उस वक्त की मीडिया की अगर माने तो फ्रांस और जर्मनी की मीडिया इस वायरस के बारे में ज़्यादा नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि सैनिकों का मनोबल टूट जाता। मगर जब यह बीमारी स्पेन में गई तो स्पेन के लोगों ने इस बीमारी को खुल के रिपोर्ट किया और वहीं से इसका नाम पड़ा स्पेनिश फ्लू। तब से आज तक इस बीमारी को स्पेनिश फ्लू के नाम से ही जाना जाता है। इस बीमारी का एक और नाम है फॉरगॉटन पेंडेमिक। तो ये आप लोगों के लिए एक सवाल है कि इसे फॉरगॉटन पेंडेमिक क्यों कहा जाता है। कमेंट करके अपना आंसर ज़रूर बताना। अभी थोड़ा सा और ध्यान देना, स्क्रीन के ऊपर जो की फैक्ट्स लिखे हुए हैं। जो यंग अडल्ट्स थे स्पेनिश फ्लू से वो ज़्यादा इफेक्ट हुए थे, जिनकी एज लगभग 20 से 30 साल के बीच में थी। 2005 की एक रिसर्च स्टडी के बाद ये पता चला कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस का स्ट्रेन था जिससे स्पेनिश फ्लू फैला था वही सबसे खतरनाक था। बाकी के इसके जो स्ट्रेन्स थे वो इतने डेंजरस, इतने खतरनाक नहीं थे। उस वक्त पूरी दुनिया आपस में बहुत बुरी तरह से लड़ रही थी। तो क्या हम इस बीमारी को भी कुदरत की मार समझ सकते हैं इंसानियत के ऊपर, कि कुदरत ने इंसान को सबक सिखाने के लिए एक ऐसी बीमारी को भेजा जिसने इंसान की अकल ठिकाने लगा दी? आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये जो स्पेनिश फ्लू था ये 3 फेजेज़ में फैला था, जिन्हें 3 वेव्स ऑफ स्पेनिश फ्लू भी कहा जाता है। जो फर्स्ट वेव थी वो स्प्रिंग सीजन में 1918 में सबसे पहली बार देखी गई, जिसमें इसके पहले रिपोर्ट्स को, केसेस को दर्ज किया गया, जिसमें लगभग 100 से ज़्यादा कुछ मिलिट्री पर्सनल्स को भर्ती कराया गया था अस्पताल में। सेकेंड वेव जो थी वो सबसे खतरनाक थी और उसने सबसे ज़्यादा लोगों की जान ली थी। तो अभी आप एक नज़र इस ग्राफ के ऊपर डालिए। जो फर्स्ट वेव है, जो फर्स्ट पीक है, वो रिप्रेजेंट करती है फर्स्ट वेव को। इसमें काफ़ी कम लोगों की जान गई थी। लेकिन जो सेकंड पीक है वो रिप्रेजेंट करती है सेकंड वेव को, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों की जान गई। थर्ड पीक जो है 1920 के दिसंबर तक आते आते काफ़ी कम हो गया इस बीमारी का प्रकोप, और थर्ड वेव में भी काफ़ी लोगों की जान गई, लेकिन फर्स्ट वेव में सबसे कम लोग मारे गए थे। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि स्पेनिश फ्लू एक बहुत ही डेंजरस पेंडेमिक थी। तो इसका हमारे पास एक और सवाल आता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा कि ये स्पेनिश फ्लू आखिर इतनी फैटल, इतनी ज़्यादा खतरनाक क्यों थी? ऐसा क्यों था कि इतने ज़्यादा लोगों की जान चली गई? उस वक्त जो कंडीशन थी स्पेनिश फ्लू की, उसमें निमोनिया हो जाता था लोगों को, और उस वक्त कोई एंटीबायोटिक्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी। 1930 में एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हुई है और ये बीमारी फैली थी 1918 में। उसके बाद जो सेकेंडरी इन्फेक्शंस थे वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। मैं आपको समझाऊं, सेकेंडरी इन्फेक्शन मतलब जिसको स्पेनिश फ्लू हुआ है और उसको साथ ही में कोई दूसरी बीमारी भी लग जाए, जैसे कॉलेरा, डायरिया, इस तरह की, तो उनकी जान जाने के चांसेस ज़्यादा होते थे। इसीलिए यह बीमारी इतनी ज़्यादा खतरनाक थी। कोई वैक्सीन अवेलेबिलिटी नहीं थी, कोई एंटीबायोटिक्स नहीं थे, कुछ इस तरह की मेडिसिन नहीं थी जो इस बीमारी को कंट्रोल कर सके।
एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि उस वक्त कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं थी जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। छोटे छोटे कम्युनिटीज़ थे शहरों के, देशों के। उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए इस फ्लू को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि स्कूल बंद कर दिए गए, थिएटर्स बंद कर दिए गए, ट्रैवलिंग पर बैन लगा दिया गया। न्यूयॉर्क में तो खांसने और थूकने को पनिशेबल एक्ट घोषित कर दिया गया। कुछ बिल्डिंग्स को हॉस्पिटल बना दिया गया। कुछ शहरों में परमानेंट कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया। तो ये चीज़ें तो आज कोरोना वायरस के दौर में भी की जा रही हैं। अब आप कहेंगे कि अब से 100 साल पहले और आज कोरोना वायरस के टाइम पर क्या बदला है? तब भी यही सब चीज़ें की गई थी, आज भी यही सब की चीज़ें की जा रही हैं। उस वक्त भी कोई एंटीबायोटिक अवेलेबल नहीं थी, उसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी। आज एंटीबायोटिक्स तो हैं, लेकिन कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन अवेलेबिलिटी नहीं है। तो क्या बदला है? आप अपनी ओपिनियन कमेंट करके ज़रूर बताना। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कुछ लोग एक मरीज़ को लेकर जा रहे हैं। उन लोगों ने मास्क पहने हैं और एम्बुलेंस का यूज़ किया गया था उस टाइम पर भी, जैसे आज किया जाता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि इस स्पेनिश फ्लू का या इस तरह की कोई और महामारी का पॉपुलेशन के ऊपर आज तक दुनिया में क्या इफ़ेक्ट हुआ है। स्पेनिश फ्लू से भी पहले मिडिल एजेस के टाइम पर एक और महामारी फैली थी जिसका नाम था बुबोनिक प्लाग। उस बीमारी ने 100 साल में उतने लोग नहीं मारे थे जितने की स्पेनिश फ्लू से 1 साल में लोगों की मृत्यु हो गई थी। पूरी दुनिया में लगभग 500 मिलियन लोग इससे इन्फेक्ट हुए थे। जर्मनी और फ्रांस के द्वारा आंकड़े छुपाए जाने के बाद भी ये अनुमान लगाया गया कि लगभग 5 करोड़ लोगों की इससे मौत हुई थी। लेकिन अगर रिसर्चर्स की माने तो गलत आंकड़े छुपाए जाने के बाद भी यहाँ तक अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 10 करोड़ लोगों की इस बीमारी की वजह से मौत हुई थी। अभी हम इंडिया के बारे में भी देखेंगे कि स्पेनिश फ्लू का इंडिया के ऊपर क्या असर हुआ था। उससे पहले देखिए कि एड्स ने 24 साल में उतने लोग नहीं मारे थे जितने स्पेनिश फ्लू की वजह से 24 हफ्तों में मर गए थे। ये वही स्ट्रेन था जिससे स्वाइन फ्लू होता है और 2009 में इसी वायरस के एक स्ट्रेन ने स्वाइन फ्लू को फैलाया और लगभग 2 लाख लोगों की जान ले ली। तो इससे पता चलता है कि ये वायरस कितना ज़्यादा खतरनाक था। तो अभी इंडिया के बारे में चलने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आज तक जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो कोविड-19 पेंडेमिक के कितने केसेस हैं। लगभग 43 लाख लोग जो हैं इससे इन्फेक्टेड हैं। लगभग 3 लाख लोगों की मौत हो चुकी है और कई लाख लोग इससे ठीक भी हो चुके हैं। तो अब जल्दी से देखते हैं हम इंडिया के बारे में। स्पेनिश फ्लू का इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या पड़ा था। 1918 में हिंदुस्तान के एक बहुत मशहूर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो उस वक्त लगभग 20 साल के रहे होंगे, वह अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि वे गंगा के किनारे खड़े थे और गंगा के पानी में चारों तरफ उन्हें लाशें ही लाशें नज़र आ रही थीं। यह लाशें फैली थीं स्पेनिश फ्लू के कारण हुई मौतों की वजह से। वह स्पेनिश फ्लू जो 1918 के बाद ब्रिटिश सेना के साथ हिंदुस्तान में प्रवेश कर गया था और पूरे हिंदुस्तान में इसने तबाही मचा दी थी। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां इससे संक्रमित हो गए थे। आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, फादर ऑफ द नेशन कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी को भी स्पेनिश फ्लू का संक्रमण हुआ था। उसके बाद हिंदी के एक बहुत ही मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी भी इस बीमारी से संक्रमित हुए थे। हिंदुस्तान में लगभग 1 करोड़ 80 लाख लोगों ने जान गंवा दी थी स्पेनिश फ्लू की वजह से। इसे हिंदुस्तान में बॉम्बे फीवर के नाम से भी जाना गया था। तो अभी जल्दी से एक नज़र डालते हैं कि स्पेनिश फ्लू इतना ज़्यादा अनस्टॉपेबल कैसे हो गया। 1918 का जो फ्लू था वो एक वायरस से हुआ था, ये सब आप जानते हैं। लेकिन उस वक्त कोई माइक्रोस्कोप ऐसा नहीं था जिससे हम वायरसेस के बारे में स्टडी कर सकें। 1930 के बाद वैक्सीन्स की अवेलेबिलिटी हुई है। उस वक्त कोई वैक्सीन्स भी अवेलेबल नहीं थे, ना ही कोई एंटीबायोटिक्स थे जिनसे सेकेंडरी इन्फेक्शंस को ट्रीट किया जा सके। इसकी वजह से मौत का आंकड़ा बढ़ता ही चला गया और लोगों में वायरसेस के प्रति कम नॉलेज होने की वजह से ये बीमारी और ज़्यादा खतरनाक हो गई। कुछ मेजर्स, कुछ कंट्रोल एफर्ट्स किए गए थे जैसे कि आज किए जाते हैं, जैसे कि आइसोलेशन, क्वारंटीन, पर्सनल हाइजीन और भीड़ को जुटने से रोका गया। कुछ इलाकों में उस वक्त भी कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया। पेंडेमिक या महामारी आज भी उतना ही बड़ा चैलेंज है हम सभी के लिए,
क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ईजीली जाया जा सकता है। इसी के साथ ये बीमारी या वायरस भी फैल जाते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ गई है और पॉपुलेशन के तो कहने ही क्या हैं। तो इस तरह की महामारी को रोकने के लिए आज भी कुछ उसी तरह की चीज़ें अपनाई जाती हैं, जैसे कि आइसोलेशन, क्वारंटीन या सोशल डिस्टेंसिंग। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को दूसरे लोगों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी जान सकें इस तरह की खतरनाक महामारी के बारे में।